हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे, बढ़िया होंगे ना। हम 9th क्लास की जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 2 पे आ चुके थे और इसी को कंटिन्यू कर रहे थे। सेकंड चैप्टर जो था अपना फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, है ना। तो इसके बारे में क्या कुछ कर लिया था अपनों ने, देखो इंट्रोडक्शन कर लिया था, है ना। ये स्लाइड कर ली थी अपनों ने जिसमें 6 के 6 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया दे रखे थे, है ना। जिसमें से हिमालयन माउंटेन्स हो गए थे एंड नदर्न प्लेन्स चल रहे थे। नदर्न प्लेन्स में कहाँ तक किया था अपनों ने, देखो ये स्लाइड भी कर ली थी, है ना। हिमालयन माउंटेन्स का ब्रीफ ओवरव्यू कर लिया था। हिमालयन माउंटेन्स का ब्रीफ ओवरव्यू हो चुका था, ठीक है। 2 स्लाइड्स थी इसकी। उसके बाद नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया अपने यहाँ से कर रहे थे, इसका इंट्रोडक्शन करा था अपनों ने, है ना। उसके बाद अपने कहाँ थे, इस स्लाइड पे थे अपनों ने बाबर करा था, अपनों ने तराई करा था। अब अपने को क्या करना है, बांगर और खादर करना है, ठीक है। तो यहाँ तक अपनों ने कर लिया था और इसके बाद अपने आगे अभी क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं पिछले वाला रिकैप कर देता हूँ, है ना। अपनों ने 2 चीज़ें कर ली थी, एक बाबर कर लिया था, एक तराई कर लिया था। सबसे पहले अगर बाबर की बात करें तो बाबर क्या चीज़ थी, ये बाबर जो होते हैं ना, ये 18 से 16 किलोमीटर की वाइड नैरो बेल्ट होती है। कहाँ पे होती है, पैरेलल टू शिवालिक, पैरेलल टू शिवालिक, वेयर रिवर्स डिपॉजिट्स पेबल्स एंड कॉजिंग स्ट्रीम्स टू डिसअपियर, है ना। मैंने बाबर आपको क्या बताया था कि जब जो नदियाँ होती हैं वो पहाड़ों से नीचे उतरती हैं, पहाड़ों से नीचे उतरने के टाइम में उनकी स्पीड हो जाती है स्लो। भाई पहाड़ हाइट पे होते हैं, तो पहाड़ से जब नीचे नदियाँ जाएंगी उन पे ग्रेविटेशन लगेगा और नदियों की स्पीड क्या होगी, बहुत ज़्यादा तेज होगी। लेकिन नदियाँ जैसे ही पहाड़ों से मैदानों में प्रवेश करती हैं तो उनकी स्पीड एकदम क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। और स्लो होने के कारण क्या होता है, वो अपने साथ जितने भी बड़े मोटे मोटे पत्थर लेके आई थी वो वहीं पर जमा करने लग जाती हैं। तो पहाड़ों के जस्ट फुट हिल्स पर, यानी पहाड़ों के पायदानों पर जहाँ पहाड़ खत्म हो रहे हैं, उन फुट हिल्स पर बड़े बड़े पत्थर जमा हो जाते हैं। ये 18 से 16 किलोमीटर की एक नैरो बेल्ट बन जाती है और इसी बेल्ट को क्या बोला जाता है, बाबर बोला जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, नदियाँ इन पत्थरों के नीचे से बहती है ना। ऐसे लगता है कि नदियाँ बह ही नहीं रही, सिर्फ पत्थर पड़े, तो नदियाँ डिसअपियर हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं एक तरीके से। तो बाबर क्या है, ये 18 से 16 किलोमीटर की एक वाइड नैरो बेल्ट है। किसके पैरेलल है, शिवालिक के। शिवालिक क्यों, क्योंकि सबसे नीचे वाला जो माउंटेन्स है हिमालय में, या सबसे नया जो माउंटेन्स है हिमालय में, जो प्लेन्स से बाउंड्री टच करता है, वो शिवालिक है, ठीक है। तो बाबर अपनों ने देख लिया था। उसके बाद अगला तराई था, साउथ ऑफ द बाबर, वेयर स्ट्रीम्स री इमर्ज, है ना, forming wet swampy marshy region that was known as thick forest but has been cleared for agriculture, है ना। अब देखो बाबर 8 से 16 किलोमीटर की पट्टी थी, जैसे पहाड़ों से नदियाँ नीचे उतर गई, है ना, वहाँ पर नदियाँ गायब हो गई और बड़े बड़े पत्थर जमा हो गए। लेकिन बाबर से जस्ट आगे जो मैदान आते हैं वहाँ पर नदियाँ दोबारा पत्थरों से बाहर निकलती हैं, है ना। और वहाँ पर एक वेट दलदली इलाका बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, तराई बोलते हैं। स्वैम्पी दलदली होता है, मार्शी झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पर फॉरेस्ट होते हैं, एक दलदली इलाका होता है। बाबर के जस्ट बाद बनता है, तो इसे क्या बोलते हैं, हम तराई बोलते हैं, ठीक है। और हाल ही में क्या हुआ है, यहाँ के जो झाड़ियाँ वगैरह हैं इसको काट दिया गया है। क्यों काट दिया गया है, एग्रीकल्चर के लिए। एक नेशनल पार्क है जिसे बोलते हैं दूधवा नेशनल पार्क, जो दूधवा नेशनल पार्क है वो भी यहीं पे लोकेटेड है, ठीक है। उसके बाद देखो अपने आगे देखते हैं, अपना क्या रहेगा था, बांगर और खादर, है ना। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों टॉपिक रह गए, ये करते हैं, फिर अपने नदर्न प्लेन्स क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, है ना। देखो बांगर और खादर क्या चीज़ है, देखो नदियाँ जब बहती है ना तो कुछ कुछ मौसम ऐसा होता है जब नदियों में पानी ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि हिमालय की जो रिवर्स है उसमें 2 तरीके से पानी प्राप्त होता है, एक होता है अपने रेन से, बारिश से, और एक होता है ग्लेशियर से। भाई ग्लेशियर से जो पानी प्राप्त होता है ना वो तो पूरा साल हो रहा है। अब पूरा साल हो रहा है तो पानी तो हिमालय की रिवर में रहेगा। लेकिन मानसून का सीजन तो कभी कभी आता है इंडिया में। मानसून का सीजन कुछ महीनों के लिए होता है, जून जुलाई के आसपास। तो जून जुलाई के आसपास हिमालयन रिवर में डबल सोर्सेस से पानी मिल रहे हैं, जिस कारण से उसका जो पानी का लेवल है वो ऊपर हो जाता है और कई बार बाढ़ आ जाती है। अब नदियों से जब पानी बाहर निकलेगा तो बाढ़ आएगी। अब बाढ़ आएगी तो सिर्फ पानी थोड़ी बाहर निकलेगा, अपने साथ जितना भी गाद मिट्टी वगैरह वो सब लेके आए हैं वो भी क्या हो जाता है,
बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद वो मिट्टी नदियों के दोनों किनारों पर जमा हो जाती है, और जमा हो जाने के कारण वहाँ एक मैदान बन जाते हैं। जो नए मैदान होते हैं उसे तो बोलते हैं हम खादर, और यही मैदान जब पुराने हो जाते हैं तो इसे हम बोलते हैं बांगर। तो बांगर और खादर क्या है? बांगर जो है वो ओल्ड फ्लड प्लेन्स है, और खादर क्या है? वो न्यू फ्लड प्लेन्स है। यानी बांगर और खादर दोनों बाढ़ के मैदान हैं। खादर नए बाढ़ के मैदान है, जबकि बांगर क्या है? पुराने बाढ़ के मैदान है। डेफिनेशन देखें, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन फॉर्म्ड बाय ओल्डर एलुवियम, है ना। एलुवियम एक सॉइल होती है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से जो बने मैदान होते हैं वो बांगर होते हैं। लेइंग अबव फ्लड प्लेन्स विद ए टेरेस लाइक फीचर, यहाँ का जो संरचना कैसी होती है, फीचर कैसा होता है? टेरेस लाइक, सीढ़ी नुमा। इट्स सॉइल कंटेन्स कैल्केरियस डिपॉजिट्स कॉल्ड कंकर, यहाँ पर मोटे मोटे पत्थर पाए जाते हैं चूने के, जिसे हम क्या बोलते हैं? कंकर बोलते हैं। तो बांगर कुल मिला के क्या है? पुराने बाढ़ के मैदान क्या होते हैं? बांगर होते हैं, जो पुरानी एलुवियम सॉइल से बने होते हैं। टेरेस लाइक यहाँ फीचर होते हैं, सीढ़ी नुमा संरचनाएं होती हैं, और यहाँ पर मोटे मोटे कैल्शियम के क्या मिलते हैं? कंकड़ मिलते हैं। उसके बाद खादर, बांगर का जस्ट उल्टा। बांगर ओल्ड फ्लड प्लेन थे, जो खादर क्या है? न्यू फ्लड प्लेन्स है। द न्यूअर यंगर डिपॉजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन्स, है ना, रीन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, हर साल ये रीन्यूड हो जाते हैं, मेकिंग देम वेरी फर्टाइल, जिससे ये हर साल क्या होते हैं? फर्टाइल। यानी हर साल बाढ़ के मैदान जो बन रहे हैं ना, जो नए बाढ़ के मैदान बन रहे हैं, जो हर साल रीन्यू हो रहे हैं, वो क्या है? खादर है। और इसी कारण से ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? फर्टाइल होते हैं। आइडियल इंटेंसिव एग्रीकल्चर, यहाँ पर कैसी एग्रीकल्चर होती है? इंटेंसिव एग्रीकल्चर होती है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर मतलब एक छोटी सी जमीन पर बहुत ही ज़्यादा गहन खेती होती है, ठीक है। तो यहाँ पर चार चीज़ें देखी अपनों ने बाबर देखा, अपनों ने तराई देखा, अपनों ने बांगर देखा, और अपनों ने क्या देखा? खादर देखा, ठीक है। उसके बाद देखो अगला जो टॉपिक आता है वो क्या है? नदर्न प्लेन्स अपनों ने पूरे कर लिए, है ना, अपनों ने माउंटेन्स पूरे कर लिए। अगला जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा क्या? वो आता है हमारा पेनिनसुलर प्लेटो, ठीक है। पेनिनसुलर प्लेटो अपना अगला टॉपिक है। तो पेनिनसुलर प्लेटो करते हैं, है ना। सबसे पहले मैं आपको मैप दिखा देता हूँ। ये देखो अपनों ने हिमालय कर लिया, हिमालय कर लिया, ये वाला हिमालय कर लिया। हिमालय के बाद अपनों ने नदर्न प्लेन्स कर लिए। अब अपने को क्या करना है? अब अपने को पेनिनसुलर प्लेटो करना है। पेनिनसुलर प्लेटो क्या है? ये वाला जो रीजन जो मैं ब्लैक लाइन से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सारा का सारा रीजन क्या है? ये प्लेटो रीजन है, पठारी इलाका है, ठीक है। ये देखो, ये सारा का सारा रीजन क्या है? प्लेटो रीजन है। और ये कैसी स्ट्रक्चर में है? ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में है। कौन सी स्ट्रक्चर में है? ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में है, ठीक है। और कुछ इसका रीजन यहाँ पर भी मिलता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्या है? ये प्लेटो है ना। अब प्लेटो क्या है, कैसे बना, इसकी हिस्ट्री क्या है, वो सब अपने आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर पेनिनसुलर प्लेटो की बात करें ना, तो पेनिनसुलर प्लेटू डिवाइडिंग इनटू टू मेन पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेटू। जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है ना, उसे दो भागों में बांटा गया, दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक हिस्से का क्या नाम है? सेंट्रल हाईलैंड, और दूसरे हिस्से का क्या नाम है? डेक्कन प्लेटू। हमारा जो पेनिनसुलर प्लेटू है उसे दो हिस्सों में बांटा गया। एक हिस्से का क्या नाम है? सेंट्रल हाईलैंड, और दूसरे हिस्से का क्या नाम है? पेनिनसुलर प्लेटू, है ना। अब देखो ये मैंने आपके सामने पूरा पेनिनसुलर प्लेटो बनाया था। यहाँ पर एक रिवर बहती है, जहाँ पर मैं येलो लाइन कर रहा हूँ, यहाँ पर बहती है नर्मदा रिवर। इसके ऊपर का जो ये वाला इलाका है, ये तो कहलाता है सेंट्रल हाईलैंड, क्योंकि इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है, तो इसे क्या बोलते हैं? सेंट्रल हाईलैंड। और इसी नर्मदा रिवर के जो नीचे वाला इलाका है, ये वाला इलाका जो है, इसे क्या बोलते हैं? इसे डेक्कन प्लेटू बोलते हैं। तो आपको याद रखना है, जो डेक्कन प्लेटू है ना, जो हमारा प्लेटू रीजन है, उसे दो भागों में बांटा गया है। एक क्या बोलते हैं? एक को सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं, और दूसरे को क्या बोलते हैं? डेक्कन प्लेटू बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पेनिनसुलर प्लेटू की, तो पेनिनसुलर प्लेटू क्या है, क्या नहीं है, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अगर नेचर की बात करें, तो टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। सबसे पहले एक वर्ड आया है अपने पास, टेबल लैंड। भाई टेबल सबने देखा है ना, टेबल कैसा होता है? एक हाइट पर होता है, लेकिन ऊपर से क्या होता है? फ्लैट होता है। तो प्लेटू इसी चीज को बोलते हैं। ये एक क्या है? ये एक टेबल लैंड है। यानी जो प्लेटू है ना,
माउंटेन्स क्या होते हैं, माउंटेन्स हाइट पे होते हैं लेकिन ऊपर से एकदम तीखे होते हैं, है ना। माउंटेन्स ऊपर से एकदम क्या होते हैं, पीक होती है उनकी, वो तीखे होते हैं। लेकिन प्लेटू क्या होता है, प्लेटू भी हाइट पे होता है लेकिन ऊपर से वो तीखा नहीं होता, ऊपर से एक सपाट संरचना होती है, एक समतल संरचना होती है, प्लेन होता है ऊपर से। तो एक टेबल की तरह होता है, जैसे टेबल एक हाइट पे तो होता है लेकिन ऊपर से प्लेन होता है ना, तो इसे क्या बोलते हैं, प्लेटू बोलते हैं, या हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, पठार बोलते हैं। तो हमारा जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो एक टेबल लैंड है। और ये कौन सी चट्टानों से बनता है, कौन सी रॉक से बना हुआ है, तो ये ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक से बना हुआ है, जो कहीं ना कहीं इग्नियस का ही प्रकार है। ये इग्नियस रॉक से बना हुआ है और ये मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। भाई 8th क्लास में आप पढ़ के आते हो ना, या 6th क्लास में आप पढ़ के आते हो कि 3 प्रकार की रॉक्स होती हैं। सबसे पहली रॉक इग्नियस होती है, देन मेटामॉर्फिक होती है, देन सेडिमेंट्री होती है ना। तो इग्नियस मेटामॉर्फिक तो आपको याद रहेगी, और ओल्ड क्रिस्टलाइन आपको याद करनी है। तो जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो एक टेबल लैंड है, और कौन सी चट्टानों से बना है, कौन सी रॉक से बना है, तो ये ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक से बना है, ये इग्नियस रॉक से बना है, और ये एक मेटामॉर्फिक रॉक से भी बना है। अगर इसकी फॉर्मेशन की बात करें, भाई ये तो नेचर कर लिया अपनों ने, फॉर्मेशन की बात करें, भाई ये बना कैसे है, तो फॉर्म ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड, मेकिंग इट वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडमास। देखो अभी आपकी ये क्लास है 9th, है ना, इसमें आपके अभी वैगनर की थ्योरी नहीं है। असल में वैगनर की थ्योरी है क्या, जो क्लास 11th में आती है, मैं हल्का सा डिटेल में आपको बता देता हूँ। वैगनर कहता था कि सारे के सारे आज के टाइम पे जो कॉन्टिनेंट है ना, वो पहले आपस में क्या थे, जुड़े हुए थे, और जिसे क्या बोला जाता था, जिसे पेंजिया बोला जाता था। जो बड़ा कॉन्टिनेंट था ना, ये सारे कॉन्टिनेंट जुड़े हुए थे, उसे क्या बोला जाता था, पेंजिया बोला जाता था। और ये चारों ओर से एक ओशन से घिरा था, जिसे क्या बोलते थे, पेंथालासा बोलते थे। वैगनर ने बताया कि जो पेंजिया था ना, वो किसी कारण से 2 हिस्सों में टूट गया। एक हिस्सा उसका क्या कहलाया, अपने लोरेशिया कहलाया, और दूसरा हिस्सा उसका क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड कहलाया। तो इंडिया किसका हिस्सा था, इंडिया गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो गोंडवाना लैंड से इंडिया अलग होकर के ऊपर की साइड आया, और इक्वेटर को क्रॉस करके देन हिमालयाज बने थे। और इसी बीच में जो लावा आया था ना धरती से बाहर, उस लावा के धरती से बाहर आने से ही एक प्लेटू बनता था, जिसे क्या बोला, पेनिनसुलर प्लेटू बोला। तो ये लावा से बना है। लावा जब धरती से बाहर आया और ठंडा होकर जम गया ना, तो क्या बना, पेनिनसुलर प्लेटू बना। तो ये जो वैगनर की थ्योरी है ना, ये आपकी 11th क्लास में आएगी। तो अभी आपको याद रखना है कि गोंडवाना लैंड के ब्रेकडाउन से, लावा के निकलने से पेनिनसुलर प्लेटू बना था। और पेनिनसुलर प्लेटू बनने के बाद में हिमालयस बने थे, और उसके बाद में प्लेन्स बने थे। तो सबसे पहले पेनिनसुलर प्लेटू बना था। तो इसी कारण से इसे क्या बोलते हैं, ओल्डेस्ट लैंडमास बोलते हैं। यानी पेनिनसुलर प्लेटू प्लेन से भी पुराना है, और पेनिनसुलर प्लेटू कहीं ना कहीं हिमालय से भी पुराना है। ठीक है, फिर अपने अगर टोपोग्राफी की बात करें, भाई इसकी हाइट क्या है, ऊंचावच क्या है इसकी, तो ब्रॉड शैलो वैलीज यहाँ पर क्या मिलती हैं, यहाँ पर चौड़ी और छिछली घाटियाँ मिलती हैं, और राउंडेड हिल्स मिलती हैं, गोल गोल पहाड़ियाँ मिलती हैं। तो मतलब यहाँ का फीचर कैसा है, टोपोग्राफी कैसा है, लैंडमास कैसा है, तो यहाँ पर वैलीज मिलती हैं। जैसे वैली आपको पता है ना, माउंटेन्स में मिलती हैं, लेकिन माउंटेन्स जो हिमालय माउंटेन्स है, उसकी वैली जो होती है, उसकी घाटियाँ जो होती हैं वो गहरी होती हैं। लेकिन यहाँ पर चौड़ी घाटियाँ और छिछली घाटियाँ मिलती हैं, ज़्यादा गहरी नहीं मिलती। यहाँ पर पहाड़ियाँ मिलती हैं लेकिन राउंडेड हिल्स मिलती हैं, यानी ऊपर से गोल पहाड़ियाँ मिलती हैं, नुकीली पहाड़ियाँ नहीं मिलती। तो ये यहाँ की क्या हो जाती है, टोपोग्राफी हो जाती है। और आपको बताया इसके 2 हिस्सों में बांटा गया है पेनिनसुलर प्लेटू को। पहला हिस्सा क्या है, सेंट्रल हाईलैंड, और दूसरा हिस्सा क्या है, डेक्कन प्लेटू। ठीक है, अगर अपने बात करें सेंट्रल हाईलैंड की, है ना, सेंट्रल हाईलैंड क्या है, भी पेनिनसुलर प्लेटू को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक क्या है, सेंट्रल हाईलैंड, और दूसरा क्या है, डेक्कन प्लेटू। सेंट्रल हाईलैंड की सबसे पहले बात करते हैं। सेंट्रल हाईलैंड की अगर लोकेशन की बात करें, तो नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर, कवरिंग मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेटू, है ना। देखो इंडिया में एक रिवर बहती है, जिसे क्या बोलते हैं, नर्मदा रिवर बोलते हैं, है ना। इंडिया में एक रिवर बहती है जिसे हम क्या बोलते हैं, नर्मदा रिवर बोलते हैं। नर्मदा रिवर का जो फ्लो है ना, आपको देखो ये मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला फ्लो है। अब इसके ऊपर का जो हिस्सा है, नर्मदा रिवर के ऊपर का जो हिस्सा है ना, ये तो क्या है, सेंट्रल हाईलैंड। और नर्मदा रिवर के जो नीचे का हिस्सा है, ये क्या है, डेक्कन प्लेटू। यानी पेनिनसुलर प्लेटू को 2 हिस्सों में बांटा गया। नर्मदा रिवर के ऊपर का हिस्सा सेंट्रल हाईलैंड, और नर्मदा रिवर के नीचे का हिस्सा क्या है, डेक्कन प्लेटू। ठीक है,
और जो ऊपर वाला सेंट्रल हाईलैंड है इसमें मेजर पोर्शन कवर हो जाता है किसका, मालवा प्लेटू का। मेजर पोर्शन कवर हो जाता है किसका, मालवा प्लेटू का। तो लोकेशन की बात करें कि सेंट्रल हाईलैंड कहाँ है, तो इंडिया में एक रिवर है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के ऊपर का जो हिस्सा है जहाँ पर मालवा प्लेटू भी पाया जाता है वो क्या है, सेंट्रल हाईलैंड आता है। अब इसकी बाउंड्रीज की बात करें तो सेंट्रल हाईलैंड जो है अपनी बाउंड्रीज कहाँ कहाँ से शेयर करता है, किन किन हिस्सों से शेयर करता है। तो जो सेंट्रल हाईलैंड है उसके जो साउथ में एक पहाड़ियां मिलती हैं जिसे बोलते हैं विंध्यन रेंज, विच इज बाउंडेड बाय द सतपुड़ा रेंज ऑन द साउथ, है ना। जो नर्मदा रिवर है ना, आपको पता है कि नर्मदा रिवर के जस्ट ऊपर का इलाका क्या है, सेंट्रल हाईलैंड, और नर्मदा रिवर के नीचे का इलाका क्या है, डेक्कन प्लेटू। तो जो सेंट्रल हाईलैंड है ना उसका जो साउथ है ना जहाँ पर नर्मदा रिवर है वहां पर एक पहाड़ियां मिलती हैं, उस पहाड़ियों को क्या बोला जाता है, विंध्यन की पहाड़ियां बोला जाता है या विंध्यन रेंज बोला जाता है। और उस विंध्यन रेंज या विंध्यन की पहाड़ियों के साथ साथ एक और पहाड़ियां मिलती हैं जिसे सतपुड़ा पहाड़ियां बोला जाता है या सतपुड़ा रेंज बोला जाता है। तो इसकी साउथ मोस्ट यानी सेंट्रल हाईलैंड की जो सदर्न बाउंड्री है वो विंध्यन रेंज और सतपुड़ा रेंज से टच होती है। और नॉर्थ वेस्ट की बात करें, है ना, नॉर्थ वेस्ट यानी ऊपर की साइड नॉर्थ हो गया, इधर की साइड वेस्ट हो गया, तो नॉर्थ वेस्ट यानी इधर वाला हिस्सा हो गया। तो नॉर्थ वेस्ट यानी राजस्थान के हिस्से में यहाँ पर एक बाउंड्री टच होती है, कौन सी पहाड़ियों से, अरावली की पहाड़ियों से। कौन सी पहाड़ियों से, अरावली की पहाड़ियों से। तो साउथ में ये विंध्यन या सतपुड़ा रेंज की पहाड़ियों से बाउंड्री बनाती है और नॉर्थ वेस्ट में ये किससे बाउंड्री बनाती है, अरावली से बाउंड्री बनाती है। वेस्टवर्ड एक्सपेंशन की बात करें तो ग्रेजुअली मर्जेस इन द सैंडी एंड द रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। फिर अरावली के बाद और वेस्ट में जाएं तो ये धीरे धीरे जो पठार है, ये प्लेटू है, ये धीरे धीरे छोटा होता जाता है, टूटता जाता है और लास्ट में किस में मर्ज हो जाता है, जो अपने डेजर्ट है राजस्थान का, कौन सा डेजर्ट, थार का डेजर्ट, उसमें मर्ज हो जाता है। यहाँ पर बहने वाली जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, नदियाँ हैं, वो कौन सी है। सेंट्रल हाईलैंड में कुछ रिवर्स भी बहती हैं, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिवर है चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ठीक है, तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है ना, स्कूलिंग में नहीं तो गवर्नमेंट एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई सेंट्रल हाईलैंड में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नदियाँ जो हैं वो बहती हैं। तो चंबल बहती है, सिंध बहती है, बेतवा बहती है और केन बहती है। ये आपको नदियाँ याद होनी चाहिए। रिवर फ्लो की डायरेक्शन की बात करें ना, तो रिवर फ्लो की डायरेक्शन क्या है। देखो सबसे पहले कॉमन सेंस है कि पानी कहाँ से कहाँ बहेगा, ऊंची सतह से छोटी सतह की ओर बहेगा, यानी हाइट से लो की ओर बहेगा या लो से हाइट की ओर बहेगा। भाई कॉमन सेंस से सारे बताओगे कि हाइट से पानी लो की ओर गिरेगा, नीचे से पानी ऊपर कैसे जाएगा। भाई ग्रेविटेशन जब नीचे लग रहा है तो हाइट से पानी नीचे की ओर बहेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर ढाल जिस तरफ होगी, यहाँ पर स्लोप जिस तरफ होगा, तो पानी की डायरेक्शन वही होगी। तो जो सेंट्रल हाईलैंड का स्लोप कहाँ से कहाँ है, ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट साइड में है, यानी साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट साइड में जो इसका स्लोप है, साउथ वेस्ट यानी नीचे से ऊपर की ओर यानी नदन प्लेन्स की ओर, गंगा की ओर इसका स्लोप है। तो यहाँ से सेंट्रल हाईलैंड से लगभग जितनी रिवर निकलती है, चाहे चंबल है, चाहे सिंध है, चाहे बेतवा है, चाहे केन है, वो साउथ वेस्ट से ऊपर यानी गंगा की ओर बहती है, क्योंकि इसका स्लोप कहाँ है, गंगा की ओर यानी नॉर्थ ईस्ट है। विड्थ की बात करें यानी इसकी चौड़ाई की बात करें तो वाइडर इन द वेस्ट एंड नैरोअर इन द ईस्ट, यानी वेस्ट यानी पश्चिम में जो इसकी चौड़ाई है वो ज़्यादा है और नैरोअर इन द ईस्ट यानी पूर्व में इसकी चौड़ाई कम है। तो सेंट्रल हाईलैंड का आप मैप देखना, पश्चिम साइड में यानी वेस्ट साइड में ये आपको ज़्यादा चौड़ा मिलेगा और पूर्व में ये आपको क्या मिलेगा, कम चौड़ा मिलेगा। ईस्ट वार्ड एक्सटेंशन की बात करें यानी पूर्व की तरफ देखें तो यहाँ पर दो प्लेटू मिलते हैं जिसे क्या बोलते हैं, बुंदेलखंड या बघेलखंड। यानी जो सेंट्रल हाईलैंड है ना, ईस्ट साइड में इसे दो नामों से जाना जाता है, एक तो बुंदेलखंड और एक किस नाम से जाना जाता है, बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। यानी सेंट्रल हाईलैंड है, साउथ में सतपुड़ा विंध्यन रेंज और राजस्थान की साइड में थार डेजर्ट में चला जाएगा या फिर अरावली से बाउंड्री होगी, ऊपर की साइड में गंगा आ जाएगी जहाँ पर नदियाँ गिरेंगी और पूर्व की साइड में इसे दो नामों से जाना जाता है, या तो बुंदेलखंड या फिर बघेलखंड। तो इसके चारों ओर की जो बाउंड्रीज हैं वो आपको मैंने बता दी। फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन छोटा नागपुर प्लेटू एंड ड्रेन बाय दामोदर रिवर। देखो मैंने आपको क्या बताया कि ईस्ट साइड में जाएंगे तो इसे दो नामों से जाना जाएगा, एक बुंदेलखंड एक बघेलखंड, और ईस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर एक और प्लेटू पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, छोटा नागपुर प्लेटू। और छोटा नागपुर प्लेटू में एक इंपॉर्टेंट रिवर बहती है जिसे कौन सी रिवर बोलते हैं, दामोदर रिवर बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको पेनिनसुलर प्लेटू में याद रखनी है। तो पेनिनसुलर प्लेटू का एक हिस्सा उन्होंने कवर करा है, वो हिस्सा कौन सा था, अपना
सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। उसके बाद जो इसका दूसरा हिस्सा है यानी नर्मदा रिवर के जो नीचे का हिस्सा है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं डेक्कन प्लेटू। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं डेक्कन प्लेटू, ठीक है। तो डेक्कन प्लेटू की अगर मैं बात करूँ ना, तो डेक्कन प्लेटू की सबसे पहले देखो शेप की बात करते हैं। तो डेक्कन प्लेटू की शेप कैसी है, ट्रायंगुलर है। शेप कैसी है, ट्रायंगुलर है। लोकेशन क्या है, साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर। भाई नर्मदा रिवर के ऊपर की साइड जाएंगे तो सेंट्रल हाईलैंड, नर्मदा रिवर के नीचे की साइड जाएंगे तो क्या, डेक्कन प्लेटू। और डेक्कन प्लेटू की शेप कौन सी है, ट्रायंगुलर है। डेक्कन प्लेटू की शेप कौन सी है, ट्रायंगुलर है। मैंने आपको बताया था ना, यहाँ नर्मदा रिवर है और नर्मदा रिवर के जो नीचे जो डेक्कन प्लेटू है उसकी शेप क्या है, ट्रायंगुलर है। ये वाला हिस्सा मैंने बताया था आपको, एक सेकेंड, ये वाला हिस्सा शो नहीं हुआ क्या, एक सेकेंड रुको, वापस मैं शो करता हूँ। डेक्कन प्लेटू की जो शेप है वो क्या है, वो ट्रायंगुलर शेप है, ओके। जो ये हिस्सा है वो क्या है, डेक्कन प्लेटू, यानी नर्मदा रिवर के नीचे का जो ये मैंने ट्रायंगल बनाया है वो क्या है, डेक्कन प्लेटू है, ठीक है। तो आपको याद रखना है डेक्कन प्लेटू की शेप कौन सी है, ट्रायंगुलर शेप है और नर्मदा रिवर के ये क्या है, नीचे मिलता है। एक्सटेंशन या फ्लैंक्स की बात करें तो नॉर्थ में देखें तो नॉर्थ में इसको कौन सी पहाड़ी टच करती है, सतपुड़ा। देखो सेंट्रल हाईलैंड की साउथ में सतपुड़ा थी, तो जाहिर सी बात है डेक्कन प्लेटू के नॉर्थ में कौन सी पहाड़ियाँ होंगी, सतपुड़ा पहाड़ियाँ होंगी। ईस्टर्न साइड में देखें तो यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ टच करती हैं, महादेव की पहाड़ियाँ, कैमूर की पहाड़ियाँ और मैकाल की पहाड़ियाँ, है ना। यानी नॉर्थ में इसमें कौन सी पहाड़ियाँ बाउंड्री बनाती हैं, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। ईस्ट में इसमें कौन सी पहाड़ियाँ बाउंड्री बनाती हैं, महादेव की पहाड़ियाँ, कैमूर की पहाड़ियाँ और मैकाल की पहाड़ियाँ। इसकी स्लोप की बात करें, भाई हमने सेंट्रल हाईलैंड का स्लोप कहाँ देखा था, गंगा की ओर यानी नॉर्थ ईस्ट साइड में, जबकि इसका स्लोप कहाँ है, ईस्ट वार्ड यानी ईस्ट साइड में, पूर्व की ओर, बे ऑफ बंगाल की ओर है। तो यहाँ पर ज़्यादातर रिवर वेस्ट से निकलती हैं, यानी वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और ईस्टर्न घाट की ओर बहती हैं, क्योंकि इसका स्लोप कहाँ है, वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट की ओर। यानी यहाँ के जितनी भी रिवर है लगभग रिवर कहाँ बहती हैं, अपने बंगाल की खाड़ी की ओर यानी बे ऑफ बंगाल की ओर। नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन की बात करें तो यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ मिलती हैं जिसे मेघालय की पहाड़ियाँ बोलते हैं, कार्बी एंगलोंग का प्लेटू बोलते हैं और नॉर्थ चाचर हिल्स बोलते हैं। यानी नॉर्थ ईस्ट यानी नॉर्थ और ईस्ट की बात करें, यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, नॉर्थ ईस्ट की जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ मिलती हैं, मेघालय, कार्बी एंगलोंग प्लेटू और नॉर्थ चाचर हिल्स। ये आपको मैप देख के पता लगेगा कि कि नॉर्थ में क्या है, सतपुड़ा है, ईस्ट में महादेव, कैमूर और मैकाल हैं, स्लोप इसकी बे ऑफ बंगाल की ओर है, नॉर्थ ईस्ट में मेघालय, कार्बी एंगलोंग पठार और नॉर्थ चाचर हिल्स है। ये आपको मैप आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना फिर आपको पता चलेगा। ऐसे मैं जितना भी बोलता रहूँ वो आपको फ़ायदा नहीं है भाई, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। सेपरेशन की बात करें तो सेपरेटेड बाय द फोल्ड ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू। देखो छोटा नागपुर प्लेटू के बाद में ना एक फोल्ड पाया जाता है ना, उस फोल्ड से क्या है, ये टूटा हुआ है दो हिस्सों में। जो डेक्कन प्लेटू है वो दो हिस्सों में टूटा हुआ है। असल में क्या था कि मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, एक सेकेंड। देखो ये जो मैप है ना, एक सेकेंड देखिए, इस मैप में आपको और भी गहराई से मैं कुछ चीज़ आपको दिखाता हूँ। एक सेकेंड रुकिए, देखो यहाँ पर अब ध्यान से देखना, ठीक है। ये तो छोटा नागपुर प्लेटू था, है ना, ऊपर वाला सेंट्रल हाईलैंड था और नीचे वाला छोटा नागपुर प्लेटू था। देखो यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ मिलती हैं जिसे गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ बोलती हैं, और यहाँ पर एक प्लेटू मिलता है जिसे मेघालय प्लेटू बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो पहाड़ियाँ ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये किसका, डेक्कन प्लेटू का हिस्सा है। तो आपको कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, सर वो तो हिमालय की साइड मिल रहे हैं, डेक्कन प्लेटू यहाँ है, बीच में तो इतना बड़ा गैप आ गया। तो इसी फोल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, इसी गैप की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। इसे बोलते हैं मालदा गैप। इसे क्या बोलते हैं, मालदा गैप बोलते हैं। असल में क्या था कि ये जो डेक्कन प्लेटू था उन पहाड़ियों से पहले जुड़ा हुआ था, लेकिन गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के कारण गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर ने क्या करा, इन प्लेटू को काट दिया। इस प्लेटू को काटने के बाद खुद कहाँ गिर गई, बे ऑफ बंगाल में गिर गई, जिससे जो ये मेघालय का प्लेटू था, गारो, खासी और जयंतिया हिल्स है, ये अलग होगी कहाँ से, डेक्कन प्लेटू से, और बीच में एक फोल्ट बन गया, ये गैप बन गया, जिसे क्या बोलते हैं, अपने मालदा गैप बोलते हैं, है ना, या राजमहल गारो गैप भी इसे बोला जाता है।
तो उसी फोल्ड की बात कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं मेघालय प्लेटो और गारो खासी जयंतिया किसका हिस्सा है, डेक्कन प्लेटो का हिस्सा है, ठीक है। लेकिन एक गैप के कारण उससे क्या है, अलग है, ठीक है। प्रोमिनेंट हिल रेंज की बात करें तो वेस्ट टू ईस्ट इन द नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन गारो खासी जयंतिया, आ गया ना वो नाम, गारो खासी जयंतिया भी कहीं ना कहीं जो नॉर्थ ईस्ट में है, जो आज एक फोल्ड के कारण इससे अलग हैं, वो भी किसका हिस्सा है, डेक्कन प्लेटो का हिस्सा है। तो गारो खासी जयंतिया हिल्स जो हिमालय के साइड में अपने को दिखती हैं, पर वो हिमालय का हिस्सा नहीं है। जो मेघालय प्लेटो है वो भी हिमालय की साइड दिखता है, पर उसका वो हिस्सा नहीं है। वो किसका हिस्सा है, वो कहीं ना कहीं अपने डेक्कन प्लेटो का हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने क्या हो जाता है, प्लेटो पूरा हो जाता है, ठीक है। तो आज हमने नदर्न प्लेन्स के 2 बांगर और खादर करे, और पेनिनसुलर प्लेटू में अपनों ने पेनिनसुलर प्लेटू करा, 2 हिस्सों में इसको बांटा हुआ था, सेंट्रल हाईलैंड डेक्कन प्लेटू में सेंट्रल हाईलैंड हमने पूरा करा, और हमने साथ साथ में क्या करा, डेक्कन प्लेटू भी हमने क्या करा, पूरा करा, ठीक है।